गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। पहला सेक्शन था प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा सेक्शन था आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा सेक्शन था ऐतिहासिक काल। देखिए, जनरली हमने आपसे बात की थी प्राक ऐतिहासिक काल की। अगर मैं आपसे बात करूं तो प्राक ऐतिहासिक काल वह काल था जिस काल में लिपि का विकास ही नहीं हुआ। ठीक है भाई। दूसरा हमने नंबर सेकंड आपसे बात की थी आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल वह काल था जिस काल में लिपि का विकास तो हुआ लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिपि विकसित तो हुई लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तीसरा काल हम देख रहे हैं ऐतिहासिक काल। देखो, ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यह वह काल है जिस काल में लिपि का विकास भी हुआ और उस लिपि को पढ़ा भी जा सका। ठीक है, लिपि का विकास भी हुआ और लिपि को पढ़ा भी जा सका। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, देखो, प्राक और आद ऐतिहासिक काल का जो इतिहास लिखा हुआ है वह पूर्णतः अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, जैसे बहुत सारे साक्ष्य स्रोत के ऊपर अनुमान लगाया गया कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा। ठीक है, उन पर आधारित है। बट ऐतिहासिक जो काल है, इस काल का इतिहास अनुमानों पर आधारित नहीं है। देखो, यहां से मैं थोड़ा टाइम की भी बात कर लेता हूं आपसे। मैंने आपसे बात की थी 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कितना 3000 ईसा पूर्व का जो समय है वो हमने किसमें शामिल किया था? प्राक ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो 3000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के कितना 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमने किसमें शामिल किया था? आद ऐतिहासिक काल में शामिल किया था। लास्ट में बात कर रहा हूं ऐतिहासिक काल। देखो, ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो होती है वो होती है कहां से? 600 ईसा पूर्व से। हम राजस्थान के संदर्भ में देख लें तो 1956 तक का जो इतिहास है, ईस्वी तक का जो इतिहास है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लेते हैं। तो देखो, आज हम इस चैप्टर में आपसे या इस क्लास में बात करने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है वो अनुमानों पर आधारित नहीं है, वो पूर्णतः लिखित और पठनीय, पूर्णतः लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह बात फला साक्ष्य में, फला स्रोत में लिखी हुई है, लेकिन यहां आप नहीं कह सकते कि यह बात फला साक्ष्य या स्रोत में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो काल है, ऐतिहासिक जो काल है, इस काल का इतिहास पूर्णतः लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित है। और लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित है तो हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई इस साक्ष्य या स्रोत या ग्रंथ के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस सेक्शन में या इस क्लास में ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में लिपि का विकास भी हुआ और लिपि को पढ़ा भी जा सका। ठीक है, लिपि का विकास भी हुआ, लिपि को पढ़ा भी जा सका। ठीक है, इट मींस इस काल का जो इतिहास है पूर्णतः लिखित और पठनीय सामग्री पर आधारित है। ऐतिहासिक काल। देखो, ऐतिहासिक काल में मैं आपसे बात करूंगा, टाइम की अगर बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के बेसिकली राजस्थान के संदर्भ में 1956 ईस्वी तक हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखो, ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले आपसे मैं एक इंडेक्स खींच देता हूं, कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल, इसी को हम महाभारत काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभारत काल। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहां 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के कितना 322 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम देखते हैं किसमें? महाजनपद या महाभारत काल में। ठीक है, उसके बाद देखो फिर यहां हम देखेंगे मौर्य काल। क्या देखेंगे? मौर्य काल। मौर्य काल की बात करेंगे तो लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 या 86 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मौर्य काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मौर्य काल के बाद देखो फिर 185 से लेकर के हम ये कहें कि भाई ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के
ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी तक की बात कर रहा हूं मैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहां मैं देखता हूं विदेशियों के आक्रमण। क्या देखता हूं? विदेशियों के आक्रमण। विदेशियों के आक्रमण कब से कब तक देखेंगे हम कह सकते हैं, कहां से कहां तक कह सकते हैं? ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर के दूसरी सदी ईसवी तक। देखो, यीशु मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले से लेकर के यीशु मसीह के जन्म के 200 वर्ष बाद तक, ठीक है, ईसवी तक। समझ में आया होगा? दूसरी ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले ईसा पूर्व, और यीशु मसीह के जन्म के लगभग 200 वर्ष बाद। यहां में देखो विदेशियों में किस किस की बात करूंगा। विदेशियों में हम बात करते हैं यूनानी, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शक, कुषाण, ठीक है, इनकी बात करता हूं मैं आपसे, विदेशियों का आक्रमण, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, फिर यहां एक वंश आता है गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश, ठीक है। लगभग हम तीसरी सदी से, दूसरी सदी से कह सकते हैं, लगभग तीसरी सदी से लगभग 5वीं सदी तक, ठीक है, तीसरी सदी से 5वीं सदी तक हम कौन से वंश को देखेंगे? गुप्त वंश को देखेंगे। उसके बाद गुप्त वंश के बाद फिर एक और आक्रमण यहां होगा, वो फिर विदेशियों का आक्रमण होगा, जिसको हम बोलेंगे हूण आक्रमण। क्या बोलेंगे? हूण आक्रमण, ठीक है। ये हम कह सकते हैं 6ठी सदी में हूण आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद हम यहां देखेंगे वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश, ठीक है। ये 6ठी से लेकर 7वीं सदी तक, और उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे राजपूत काल। किसकी बात करेंगे? राजपूत काल, और यह है 7वीं से लेकर के 12वीं सदी, 7वीं से लेकर के 12वीं सदी, ठीक है। तो प्रारंभिक तौर पर ऐतिहासिक काल में हम ईसा पूर्व 600 से लेकर के कहां तक? 12वीं सदी तक के इतिहास को देखेंगे। तो लगभग 1800 वर्ष का इतिहास। ईसा पूर्व 600 से 1 पर आएंगे, ईस्वी पर आएंगे, तो 600 वर्ष का इतिहास तो ये हो गया। उसके बाद 1 से लेकर के 12वीं सदी तक जाएंगे तो 1200 वर्ष का इतिहास ये हो गया। ओवरऑल 1800 वर्ष का इतिहास पहले हम देखेंगे। देखो, इसमें एक बात मैं आपको समझा देना चाहूंगा। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। महाजनपद काल या महाभारत काल को अगर नेशनल हिस्ट्री के संदर्भ में हम देखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास होता है, ठीक है। लेकिन हमें केवल वो बातें करनी है जिनका संबंध, जिन महाजनपदों का संबंध किससे रहा है? राजस्थान से रहा है, या वर्तमान राजस्थान से रहा है, ठीक है। ऐसे ही मौर्य काल, मौर्य वंश भारत के प्राचीनतम राजवंशों में बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शासक इस वंश में हुए हैं। नेशनल हिस्ट्री में देखते हो तो बहुत शानदार इतिहास इनका है, लेकिन हमें केवल राजस्थान के संदर्भ में बात करनी है, राजस्थान के इस भूभाग के संदर्भ में मौर्यों के बारे में बात करनी है। ऐसे ही विदेशियों का आक्रमण, गुप्त वंश, हूण आक्रमण, वर्धन वंश, ठीक है। राजपूत काल जो है या राजपूत जो वंश है, इनका प्रॉपरली राजस्थान से संबंध रहा है, इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो ये जो मैंने जो हेडिंग डाली है, इन हेडिंग्स में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नेशनल इतिहास है, भारत का इतिहास है। इस इतिहास में से हमें वो बातें छांटनी है जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, ठीक है। सारा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेशनल हिस्ट्री में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, ठीक है। हमें तो केवल वो बातें पढ़नी है जिनका संबंध राजस्थान से इन समय में रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल या महाभारत काल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैं मिटा देता हूं,
इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। उसके बाद मैं पहले महाजनपद काल या महाभारत काल के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मौर्य काल के बारे में बात करूंगा, फिर विदेशियों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, गुप्त वंश, हूण आक्रमण, वर्धन वंश, और लास्ट में बात करेंगे राजपूत काल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं महाजनपद काल से। महाजनपद काल या महाभारत काल से मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, अभी तक हमने ये नहीं कहा था, किसी ग्रंथ का, किसी लेखक का, राइटर का नाम हमने नहीं लिया था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेसिकली यहां मैं दो ग्रंथों की बात कर रहा हूं। एक ग्रंथ है बोध ग्रंथ, बोध ग्रंथ नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव भी इसी समय में हुआ। इसी समय में मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व का ये जो समय है, इसी समय में जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध, इन दोनों का प्रादुर्भाव भी इसी काल में हुआ। इसलिए हमने देखो बात कर ली है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसके अनुसार इस काल में संपूर्ण जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था, 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये पूरा एक ही भारतवर्ष था। ठीक है, और कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में विभाजित था। इस बात का जिक्र कहां हुआ? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2016 में भी पूछा गया कि 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। देखो, दो बातें मैं यहां आपको बता देना चाहूंगा। महाजनपद काल जो है, इसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति के नाम से, या हम कहें कि द्वितीय नगरीय क्रांति, द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? महाजनपद काल को, महाजनपद काल को। क्यों भाई? तो प्रथम नगरीय क्रांति क्या थी? प्रथम नगरीय क्रांति हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ते भी हैं कि वहां बिल्कुल जो विशेषताएं जो है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल नगरों जैसे साक्ष्य मिले हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें, गंदे पानी के निकास के लिए नालियां, तो इस प्रकार से पूरा हम कह सकते हैं कि वो जो भी साक्ष्य मिले हैं वो बिल्कुल नगर जैसे साक्ष्य मिले हैं। वैसे कालीबंगा के बारे में हमने लिखाया भी है आपको कि एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो वो प्रथम नगरीय क्रांति थी। उसके बाद बीच में वैदिक काल पढ़ा हमने, वैदिक सभ्यताएं पढ़ी। वैदिक काल जो है वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता रही है। वैदिक कालीन जो सभ्यताएं हैं पूर्णतः ग्रामीण सभ्यताएं रही हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल जो है पुनः यहां नगरीय क्रांति की या पुनः नगरों की हम बात करेंगे आपसे, इसलिए इसको बोल देते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। देखो, मैंने आपसे बात की थी वैदिक काल की। वैदिक काल जो है, वैदिक काल, वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया था 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो वैदिक काल के अंतर्गत लिया था। ठीक है, अब 600 से आगे हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब वैदिक काल समाप्त होने के बाद फिर स्टार्ट हुआ कौन सा? महाजनपद काल। देखो, वैदिक काल में जनरली एक शब्द और है हमारे पास। ये शब्द कौन सा है? इस शब्द की मैं आपसे बात करता हूं, वो शब्द है हमारे पास महाजनपद शब्द। ये शब्द कहां से आया? देखो, वैदिक काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। प्रशासन की सबसे छोटी, मैं वैदिक काल की आपसे बात कर रहा हूं, वैदिक काल। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। ठीक है, परिवार के बाद फिर कई परिवार मिलकर क्या बने? ग्राम बने। ग्राम मिलकर क्या बने? विश्व बने। विश्व मिलकर क्या बने? जन बने। और जन से ही शब्द निकल के आया जनपद। ठीक है, देखो, परिवार जो है इसके मुखिया को कहा गया कुलप। क्या कहा गया? कुलप। ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामणी कहलाया। विश्व का मुखिया जो है वो विश्वपति कहलाया। ठीक है, और लास्ट जन का मुखिया जो है वो
जनपति, जनपति या राजा कहलाया। ठीक है, देखो ये जन जो है इसी को हमने जनपद बोल दिया, जन से ही क्या बना, जनपद बना। इसी को हम बोल देते हैं देश। क्या बोल देते हैं, कहीं इसको जनपद बोल रहे हैं तो कहीं इसको क्या बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं। देश बोल देते हैं, प्रदेश बोल देते हैं, और इसके सर्वोसर्वा कौन है, राजा है। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, देखो ये तो स्थिति है वैदिक काल की। आगे चलकर इन जनपदों ने, छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक नया शब्द निकाल दिया, एक नया शब्द बनाया, या हम कहें कि छोटे छोटे जनपद जो है ये मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। तो जनपद से क्या बना, महाजनपद बना। ठीक है, तो महाजनपद शब्द समझ में आया, कहां से आया, वैदिक काल में जनपद हुए, आगे चलकर ये जनपद और बड़े हुए, कई जनपद मिलकर एक महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हुए। और मैंने टोटल आपसे इस महाजनपद का सर्वोसर्वा भी क्या कहलाया, राजा कहलाया। और मैंने आपसे बात की है कि महाजनपद काल में कुल कितने, 16 महाजनपदों में संपूर्ण भारतवर्ष डिवाइड था। ये बात कही गई बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो ये तो हुई जनरली महाजनपद काल की बात। ठीक है, अब इन 16 में से कितने महाजनपदों का संबंध राजस्थान से रहा है, हमें तो ये बात करनी है। नेशनल हिस्ट्री पढ़े तो बिल्कुल 16 पढ़े पूरा, लेकिन हमें तो वो पढ़ने हैं जिनका संबंध राजस्थान के इस भूभाग से रहा है। देखो राजस्थान के इस भूभाग से अगर मैं बात करता हूं तो इन 16 में से 3 महाजनपद ऐसे हैं। कितने, 16 में से 3 महाजनपद ऐसे हैं जिनका संबंध राजस्थान के इस भूभाग से रहा है। देखो 3 महाजनपद कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद, देखो मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी राजधानी की। देखो यहां मैं लिख देता हूं जनपद ऑब्लिक महाजनपद, यहां लिख देता हूं क्या, एक इंडेक्स खींच देता हूं, यहां लिख देता हूं राजधानी। ठीक है, और यहां लिख देता हूं क्षेत्र। ठीक है, देखो यहां मैंने ये एक इंडेक्स खींच दिया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले मत्स्य महाजनपद। देखो मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। देखो मत्स्य महाजनपद के जो राजा हुए, महाभारत काल में राजा हुए, राजा विराट। राजा विराट जो है, महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के मध्य। ठीक है, बेसिकली इस संघर्ष में पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला। उनके वनवास का कुछ समय जो है अलवर के सरिस्का क्षेत्र, इसके अलावा जयपुर के विराटनगर क्षेत्र में, यहां इस क्षेत्र में गुजरा। ठीक है, और यहां के शासक, ये जनपद था कौन सा, महाजनपद। और यहां की इस महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। बेसिकली इस क्षेत्र में इन लोगों ने कुछ समय के लिए अपना वनवास काटा। ठीक है, और इस बात का पता जब कौरवों को चला तो कौरवों ने राजा विराट के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। राजा विराट के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में पांडवों ने राजा विराट का सहयोग किया, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उनकी इस वीरता से राजा विराट काफी प्रभावित हुए। फलस्वरूप राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। तो देखो ये, इसके अलावा हम देखते हैं सरिस्का क्षेत्र में पांडुपोल। पांडुपोल जो है पांडवों द्वारा निर्मित पोल, रास्ता, पांडवों द्वारा निर्मित रास्ता। ठीक है, इसके अलावा एक और हम पढ़ते हैं विराटनगर में एक तालाब है, भीमलत तालाब, मतलब भीम की लात से निर्मित तालाब। तो ऐसे करके एक नदी भी हम पढ़ते हैं बाण गंगा, जिसका उद्गम भी विराटनगर जयपुर से होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पांडवों का संबंध इस क्षेत्र से रहा है। और अब मैं यहां आपसे बात करूं कि भाई कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम देखते हैं जयपुर। जयपुर के बाद अगर हम बात करें तो अलवर, और अलवर के बाद हम देखते हैं तो दौसा। जयपुर, अलवर और दौसा जिले मोस्टली मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुई किसकी बात, मत्स्य महाजनपद। राजधानी क्या थी, विराटनगर। क्षेत्र जयपुर, दौसा और अलवर वाला भूभाग। ठीक है, सेकंड में बात करता हूं दूसरा महाजनपद, क्योंकि हमें तो महाजनपदों के संदर्भ में तो कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। दूसरा है शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद। ठीक है,
सूरसेन महाजनपद की बात करता हूं तो राजधानी थी मथुरा। राजधानी क्या थी? मथुरा। और यहां मैं आपसे जिलों की बात या क्षेत्र की बात करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको नजदीक कर देता हूं। राजधानी, हां, क्षेत्र की बात करता हूं तो भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली जो जिले हैं वो किसके? सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। देखो महाभारत का युद्ध हुआ और निश्चित रूप से अर्जुन जो है उनके सारथी कौन थे? श्री कृष्ण, या उनको मार्गदर्शन प्रदान करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, श्री कृष्ण का संबंध जो है वो किस महाजनपद से था? सूरसेन महाजनपद से था। ठीक है, तो श्री कृष्ण जो राजा हुए कहां के हुए थे? सूरसेन महाजनपद के हुए हैं। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो भूभाग है, बेसिकली हम देखते हैं करौली में तो यदुवंशियों का शासन रहा है करौली जिले में। ठीक है, तो ये हमने बात की आपसे कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद। तो ये हमारा हुआ कौन सा? ये हमने बात की मत्स्य महाजनपद की बात, उसके बाद हमने बात की है कौन सा? सूरसेन महाजनपद। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर 3 में आपसे बात करता हूं। नंबर 3, क्योंकि 3 महाजनपद चाहिए हमें। तीसरा जो है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाजनपद। कुरुक्षेत्र जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वर्तमान दिल्ली की मैं बात कर लेता हूं। वर्तमान दिल्ली वाला जो भूभाग है, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र या कुरु महाजनपद की राजधानी थी। और इसके अंतर्गत राजस्थान की बात करनी है हमें तो राजस्थान का आता था उत्तरी अलवर। उत्तरी अलवर वाला जो भूभाग है, ठीक है, उत्तरी अलवर वाला जो भूभाग है वो मोस्टली इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो देखो आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपदों का संबंध राजस्थान से रहा है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 महाजनपदों का संबंध राजस्थान के इस भूभाग से रहा है। कौन कौन से हैं? मत्स्य, सूरसेन और कुरुक्षेत्र। एक और महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा महाजनपद जो पूर्णतः वर्तमान राजस्थान के भूभाग पर फैला हुआ था, मतलब जो कंप्लीटली राजस्थान में, राजधानी भी राजस्थान में थी, क्षेत्र भी राजस्थान में ही था, तो वो कौन सा है? मत्स्य महाजनपद। देखो राजधानी विराटनगर, जयपुर और जयपुर, अलवर और दौसा 3 जिले मैंने लिखाए हैं। तो पूर्णतः जो है ये कहां? राजस्थान के इस भूभाग में विस्तृत है। जबकि देखो सूरसेन महाजनपद तो राजधानी बाहर है मथुरा, ऐसे कुरुक्षेत्र महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, तो ये तो पूर्णतः इनका थोड़ा बहुत संबंध राजस्थान से रहा है, लेकिन मत्स्य महाजनपद का संबंध पूर्णतः राजस्थान से रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि महाजनपद, छोटे छोटे जो जनपद हैं, छोटे छोटे देश जो हैं, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? महाजनपद बनाया। अब जो जनपद एक दूसरे में शामिल नहीं हुए, मतलब महाजनपदों का निर्माण नहीं हुआ, तो वो जनपद ही बने रहे। ठीक है, वो क्या बने रहे? जनपद ही बने रहे। शामिल होकर के अगर निर्माण हुआ तो महाजनपद बन गए। अब महाजनपद की बात की तो 16 ही है, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे क्या थे? जनपद थे। अब मैं आपसे जनपदों की बात करता हूं। देखो जनपदों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले देखते हैं शिवी जनपद। शिवी जनपद, देखो शिवी जनपद जो है बेसिकली इसकी राजधानी थी, शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका या इसी को बोलते हैं मध्यमिका। मध्यमिका या मध्यमिका जो है ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में कस्बा पड़ता है, नगरी कस्बा। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ का जो नगरी कस्बा है, ठीक है, वहां मध्यमिका या मध्यमिका के अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, देखो क्षेत्र की बात करते हैं तो मोस्टली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो भूभाग है, इस भूभाग में शिवी जाति के लोग रहते थे, या हम ये कहें कि शैव मत को मानने वाले लोग रहते थे। शैव मत को मानने वाले या शिवी जाति के लोगों के निवास के कारण इस भूभाग का नाम पड़ा शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, जिसके अवशेष हमें वर्तमान में चित्तौड़ के नगरी कस्बे से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा भूभाग आता था, तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो हमारे
कौन सा भूभाग, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले जो हैं सीवी जनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये हुई किसकी बात, सीवी जनपद की बात। आगे मैं आपसे बात करता हूं, सीवी जनपद के बाद एक और जनपद है मालव जनपद। मालव जनपद, देखो मालव जनपद जो है इसकी राजधानी थी नगर। क्या थी, नगर। और नगर कहां पड़ता है, टोंक में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नगर टोंक इसकी क्या थी, राजधानी थी। विस्तार की मैं बात करता हूं तो टोंक, टोंक से ही जुड़ा हुआ है बूंदी, कोटा और झालावाड़। टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले किसके अंतर्गत आते हैं, मालव जनपद के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली आगे देखो एमपी वाला जो भूभाग है आगे चलकर रियासत काल में वो कहलाया मालवा। क्या कहलाया, मालवा। तो मालव जनपद की राजधानी नगर टोंक थी। टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले इसके अंतर्गत आते थे। अगला जनपद जो है वो मैं आपसे बात करूं, देखो मैंने कहा कि जनपद बोल दें या देश बोल दें। एक देश हम पढ़ते हैं जांगल देश। कौन सा देश, जांगल देश। देखो जांगल देश की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जांगल देश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर का तात्पर्य वर्तमान नागौर। इसके अंतर्गत जिलों की बात की जाए तो वर्तमान बीकानेर, वर्तमान नागौर, ठीक है, और उत्तरी जोधपुर। ये जो जिले हैं ये किसके अंतर्गत, जांगल देश के अंतर्गत आते थे। देखो मैं जांगल देश की बात करता हूं तो इस भूभाग में, इस काल में, महाजनपद काल में इस भूभाग में भीषण जंगल थे। ठीक है, और भीषण जंगलों के कारण ही क्षेत्र कहलाया जांगल देश। यहां के शासक कहलाते थे जांगलधर बादशाह। क्या कहलाते थे, जांगलधर बादशाह। तो इस प्रकार से ये कौन सा देश हुआ हमारा, जांगल देश। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, जांगल देश के बाद फिर मैं एक और देश देखता हूं, अर्बुद देश। कौन सा देश, अर्बुद देश। देखो अर्बुद देश की अगर मैं बात करता हूं तो अर्बुद देश में हम देखते हैं इसकी राजधानी थी चंद्रावती। क्या थी, चंद्रावती। चंद्रावती का तात्पर्य वर्तमान सिरोही। ठीक है, और इसके अंतर्गत मोस्टली अर्बुद से ही बिगड़कर बना आबू। क्या बना, आबू। देखो चंद्रावती आगे चलकर परमार शासकों की राजधानी भी रही है चंद्रावती। ठीक है, अर्बुद देश के अंतर्गत वर्तमान सिरोही वाला जो भूभाग है, वर्तमान सिरोही वाला जो भूभाग है वो अर्बुद देश के अंतर्गत आता था। बेसिकली हम कह सकते हैं इस अर्बुद से ही बिगड़कर क्या बना, आबू बना, माउंट आबू बना। ठीक है, माउंट मतलब चोटी, आबू मतलब अर्बुद से बना। ठीक है, तो इस प्रकार से मालव जनपद, जांगल देश, अर्बुद देश। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं और जनपदों के बारे में और देशों के बारे में। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मत्स्य महाजनपद, शूरसेन महाजनपद, कुरुक्षेत्र महाजनपद। 16 में से कितने महाजनपद थे, 3 थे। राजधानी विराटनगर, इधर मथुरा और इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र की बात करूं तो जयपुर, अलवर, दौसा मत्स्य महाजनपद में आते थे। भरतपुर, धौलपुर, करौली किसमें, शूरसेन महाजनपद में। और उत्तरी अलवर वाला जो भूभाग है वो कुरुक्षेत्र महाजनपद के अंतर्गत आता था। यहां बात, उसके बाद देखो महाजनपद के बाद छोटे थे जनपद या देश। जनपदों में सीवी जनपद और मालव जनपद। मैंने बात की सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका। ये महाजनपद बनने की स्थिति में थे लेकिन नहीं बन पाए। ठीक है, तो जनपद ही रहे। इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, राजसमंद। ठीक है, सीवी जाति या शैव मत के लोगों का निवास था। मालव जनपद की बात की जाए तो नगर टोंक राजधानी थी। टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इसके अंतर्गत आते थे। जांगल देश और अर्बुद देश, जांगल देश की राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर और अर्बुद देश की राजधानी थी चंद्रावती सिरोही। तो जांगल देश के अंतर्गत वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर, और अर्बुद देश की बात की जाए तो चंद्रावती राजधानी थी और सिरोही वाला भूभाग इसके अंतर्गत आता है। देखो यहां जोधपुर का उत्तरी जोधपुर लिख सकता हूं मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ महाजनपद और जनपदों की बात की। आगे बात करता हूं, देखो मैं देखिए, उसके बाद मैं और कुछ जनपदों की बात करता हूं। एक जनपद था
योद्ध जनपद, योद्ध जनपद। देखिए कुछ जनपद ऐसे थे, अभी हमने पढ़े हैं, जैसे शिवी जनपद, इसके अलावा हमने पढ़े हैं क्या, मालव जनपद, जांगल देश या अर्बुद देश। ठीक है, वो थोड़े बड़े थे तो उनकी राजधानियां थी। यहां ये थोड़े क्या है, छोटे हैं, इसलिए इनकी राजधानियां नहीं थी। ठीक है, तो बड़े थे तो राजधानी की जरूरत पड़ी, छोटे तो राजधानी की जरूरत नहीं थी। योद्ध जनपद जो है इसके अंतर्गत वर्तमान श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वर्तमान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो सेक्शन है वो किसमें, योद्ध जनपद के अंतर्गत आता था। यहां से कुछ सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर लिखा हुआ है योद्धयाना बहुधाना। क्या लिखा हुआ है, योद्धयाना बहुधाना, ये लिखा हुआ है। मतलब योद्ध क्षेत्र बहुधान्य क्षेत्र है। आज भी हम जानते हैं श्री गंगानगर जो हनुमानगढ़ है, महाजनपद काल में तो बहुधान्य था ही, आज भी राजस्थान में अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को बोलते हैं। सर्वाधिक अन्न का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। ठीक है, तो सिक्कों पर मिला है योद्धाना बहुधाना, और इसी के आधार पर हमने योद्धाना बहुधाना जनपदस्य ऐसे मिला है। तो योद्ध जनपद बहुत धान्य क्षेत्र था, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद मैं बात करूं आपसे राजन्य जनपद, राजन्य जनपद हम बात करें वर्तमान राजस्थान का भरतपुर जो जिला है, कौन सा जिला, वर्तमान राजस्थान का भरतपुर जो जिला है, यहां से कुछ सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर लिखा हुआ है राजन्य जनपदस्य। क्या लिखा हुआ है, राजन्य जनपदस्य। ठीक है, तो राजन्य जनपद के अंतर्गत कौन सा जिला आता था, भरतपुर जिला आता था। इसके अलावा हम बात करते हैं साल्व जनपद, साल्व जनपद। देखो साल्व जनपद जो है इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो साल्व जनपद के अंतर्गत आता था अलवर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अलवर। उत्तरी अलवर तो हमने कुरुक्षेत्र महाजनपद में शामिल कर दिया था। साल्व जाति का यहां निवास था, इसलिए साल्व जनपद बोल दिया। ठीक है, कहां, दक्षिणी अलवर, राजगढ़ वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र या राजगढ़, थानागाजी या इधर ये कठुमर वाला जो सेक्शन है, इसको हम कह सकते हैं कौन से जनपद के अंतर्गत, साल्व जनपद के अंतर्गत आता था। इसके अलावा हम बात करते हैं मरु जनपद। किसकी बात करते हैं, मरु जनपद, मरु जनपद। और मरु जनपद जो है इसके अंतर्गत आते थे कौन कौन से जिले, जैसलमेर और बाड़मेर। ये पश्चिम राजस्थान के जो जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो क्षेत्र है ये मरु जनपद के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार से देखो, मैंने सबसे पहले 3 महाजनपदों की बात की, उसके बाद कुछ जनपद या देशों की बात की, और कुछ और छोटे जनपद जिनकी राजधानियां नहीं थी उनकी मैंने आपसे बात की है। इसके अलावा देखो इस समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके प्राचीन नामों की मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि जो जनपद नहीं थे तो बाकी तो नगर थे या छोटे और नगर थे या गांव थे, जो भी हैं, ठीक है, उनकी मैं आपसे बात करता हूं। तो अन्य प्राचीन नाम, अन्य जो नगर थे या हम कहें कि जो जनपद नहीं थे, जनपदों से जो छोटे थे, उनके प्राचीन नामों की मैं आपसे और बात कर लेता हूं। तो यहां एक हेडिंग डाल देता हूं मैं, अन्य प्राचीन नाम मैं बात कर लेता हूं। देखो इनको आप लिख लीजिएगा, अन्य प्राचीन नाम। अन्य प्राचीन नाम कौन कौन से थे उनके बारे में आपसे बात करता हूं। अन्य प्राचीन नाम, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे श्रीपथ या भदानक या शोणितपुर, यह नाम था वर्तमान बयाना। वर्तमान बयाना का क्या नाम था, बयाना भरतपुर। वर्तमान बयाना भरतपुर का नाम क्या था, श्रीपथ भदानक या शोणितपुर। वर्तमान बयाना भरतपुर को इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक और नाम हम देखते हैं श्रीमाल। श्रीमाल बोलते थे किसको, भीनमाल। भीनमाल जालोर,
एक और नाम देखते हैं जबालीपुर। जबालीपुर, ये नाम भी किसका था? जालोर का था। ठीक है, ये भीनमाल का नाम था, श्रीमाल, और जबालीपुर किसका? जालोर का। एक और देखते हैं सत्यपुर। सत्यपुर, सांचोर। सांचोर जालोर जो है इसको हम बोलते हैं सत्यपुर। ठीक है, उसके बाद मैं और देखूं, उपकेश पट्टन। उपकेश पट्टन, उपकेश पट्टन किसको बोलते हैं? ओसिया। ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर का प्राचीन नाम क्या था? उपकेश पट्टन था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं योगनीपट्टम। नेक्स्ट में बात करूं योगनीपट्टम। योगनीपट्टम नाम था जावर, उदयपुर। नेक्स्ट में बात करता हूं आभा नगरी। आभा नगरी, आभा नगरी नाम था किसका? डीडवाना। नेक्स्ट बात करता हूं ब्रजनगर। ब्रजनगर की बात करता हूं तो झालरापाटन। डीडवाना नागौर में पड़ता है और झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। उसके बाद देखो हम देखते हैं गोपाल पाल। गोपाल पाल, ये किसका नाम था? करौली का नाम था। हम देखते हैं अगला नाम कोठी। किसका नाम था? ये धौलपुर का नाम था, कोठी। ठीक है, हम बात करते हैं मांड या वल। मांड या वल क्षेत्र नाम था किसका? जैसलमेर का। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन नाम थे और मैं लिखा देता हूं कुछ नाम और प्राचीन नामों की मैं आपसे बात कर लेता हूं। मांडव्यपुर। मांडव्यपुर, मंडोर। ठीक है, मैं और बात करूं विंध्यावली। विंध्यावली, बिजोलिया। बिजोलिया भीलवाड़ा। मंडोर जोधपुर। उसके बाद मैं बात करूं आपसे वृंदावती, बूंदी। उलुकदेश। उलुकदेश, अलवर। उसके बाद मैं बात करता हूं सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य, सांभर, जयपुर। तो इस प्रकार से देखो मैंने आपसे बात की है महाजनपद, जनपद या देश, और उसके बाद कुछ अन्य प्राचीन नाम। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो इस प्रकार से हमारा, मैंने ऐतिहासिक काल में कई जो पॉइंट लिखे, तो पहला पॉइंट था हमारा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो है वो हमारा लगभग समाप्त हो गया है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद पढ़े हैं हमने। उसके बाद कुछ जनपद या देश पढ़े हैं जिनकी राजधानियां भी थी, और लास्ट मैंने कुछ ऐसे जनपद पढ़ाए हैं जिनकी राजधानियां नहीं थी, तुलनात्मक रूप से छोटे थे। ठीक है, और कुछ अन्य प्राचीन नामों में बहुत सारे नाम मैंने आपको लिखाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर की दृष्टि से खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ कौन सा काल? महाजनपद काल या महाभारत काल। बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन राजस्थान से केवल इतना ही इस काल का संबंध था। हां, तो देखो महाजनपद काल के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मौर्य काल। महाजनपद काल के बाद स्टार्ट होता है कौन सा काल? मौर्य काल। देखो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष जो है
कितने महाजनपदों में, यहां मैं बात कर लेता हूं पाकिस्तान, ये जो पूरा क्षेत्र है संपूर्ण भारतवर्ष कितने 16 महाजनपदों में विभाजित था। पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, ठीक है, या राजगृह भी बोलते थे, राजधानी थी पाटलिपुत्र या राजगृह। वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो हम पटना। देखो ये मगध जो साम्राज्य है, आगे चलकर इन 16 महाजनपदों को एक एक करके समस्त महाजनपदों को किसने? मगध महाजनपद के शासकों ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और एक अखंड भारत की क्या की? स्थापना की, एक अखंड भारत का निर्माण किया। देखो यहां में मगध का इतिहास जो है, ये मगध का इतिहास ही चलकर आगे भारत का इतिहास कहलाया। ठीक है, देखो मैं बात करता हूं आपसे 322 ईसा पूर्व से पहले ये जो मगध साम्राज्य है, इस मगध महाजनपद पर नंदवंश के शासक का शासन था। किसका? नंदवंश। और नंदवंश के शासक थे धनानंद या घनानंद। ठीक है, इसके दरबार में एक दरबारी प्रख्यात विद्वान रहा करते थे चाणक्य। चाणक्य या इसी को हम बोलते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या इसी का एक और नाम हम देखते हैं कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नामक दरबारी ब्राह्मण को धनानंद, जो कि एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था, बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। ठीक है, इन्होंने चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य का क्या किया? अपमान किया। जब इनका अपमान किया तो निश्चित रूप से कौटिल्य या चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं जब तक अपनी जो चोटी थी, या हम ये कहें कि मैं जब तक इस नंदवंश का खात्मा नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, तब तक अपनी जो शीर्ष पर जो चोटी थी उसको नहीं मुंडवाऊंगा। इस प्रकार का प्रण किसने लिया? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने लिया। इसी दौरान हम देखते हैं, इसी दौरान एक विदेशी आक्रमण हुआ। यूनानी शासक सिकंदर महान। यूनानी शासक कौन? सिकंदर महान जो है, इन्होंने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और सिकंदर की सेना जो है वो जीतती हुई, हम कह सकते हैं बिल्कुल वर्तमान पाकिस्तान वाला सेक्शन जो है, यहां तक कि पंजाब वाला सेक्शन जो है, यहां तक वो आ पहुंचे थे। देखो सिकंदर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे तक्षशिला। तक्षशिला जो है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां वर्तमान हम देखते हैं ये जो सेक्शन है वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, ये जो सेक्शन है, यहां था तक्षशिला। तक्षशिला के शासक थे आम्भी। कौन थे? तक्षशिला के शासक आम्भी जो है, इन्होंने बिना युद्ध किए ही सिकंदर की क्या अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार की किसने? ये पहले शासक, पहले देशद्रोही शासक हम कह सकते हैं किसको? आम्भी को, जिन्होंने बिना युद्ध किए ही सिकंदर महान की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद देखो आगे बढ़ा तो आगे वर्तमान पंजाब वाला जो भूभाग है, वर्तमान पंजाब के जो शासक थे वो थे पोरस। कौन थे? पोरस। बेसिकली सिकंदर जो है, उन्होंने पोरस के पास संदेश भिजवाया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो नजदीकी शासक हैं, आपके जो सीमावर्ती शासक हैं तक्षशिला के, आम्भी जो हैं, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, इसलिए आप भी अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। लेकिन पोरस ने कहा कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी मतलब सिकंदर और पोरस की मुलाकात तो युद्ध क्षेत्र में ही होगी। तो दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी? झेलम, या इसी को बोलते हैं वितिस्ता। झेलम या वितिस्ता जो नदी है, इसके किनारे एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोलते हैं झेलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध को कहा हाई स्पेडीज का युद्ध। तो हाई स्पेडीज का युद्ध या झेलम या वितिस्ता का जो युद्ध है, कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? सिकंदर वर्सेज पोरस। तो
तो देखो पोरस जो है बड़ा स्वाभिमानी शासक था, उसने कहा कि सिकंदर जी आपकी और मेरी मुलाकात तो युद्ध क्षेत्र में होगी, ऐसा अधीनता स्वीकार करने वाले हम नहीं है। इस युद्ध में हालांकि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और पराजित करके क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और उसके बाद पूछा भाई, पोरस से पूछा कि अब बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पोरस ने बड़े गर्व से कहा कि आप ऐसा व्यवहार कीजिएगा जैसा एक शासक दूसरे शासक के प्रति करता है। ठीक है, निसंकोच इन्होंने ये बात कही कि आप ऐसा व्यवहार कीजिएगा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। ठीक है, देखो सिकंदर हालांकि इस युद्ध में जीत गए थे, लेकिन उसको ये एहसास हो चुका था कि एक छोटा सा शासक जो है पंजाब का, वो इतना भारी पड़ा है, बड़ी मुश्किल से उसको जीता है, तो शायद मगध जैसा बड़ा जो साम्राज्य है वहां या हम ये कहें कि भाई मगध को जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो कहीं न कहीं थोड़ा संशय पैदा हुआ सिकंदर और उसकी सेना के मध्य। ठीक है, तो पंजाब से आगे हालांकि सिकंदर नहीं बढ़ा। मैं वापस बात करता हूं, चाणक्य विष्णुगुप्त जो है, इन्होंने बेसिकली एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है, इस बच्चे को इन्होंने देखा, ये बच्चा क्या कर रहा था, एक खेल खेल रहा था, अपने साथियों के साथ एक खेल खेल रहा था। खेल का नाम था राजकीलम। कौन सा खेल? राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। इस खेल में दो बच्चों के मध्य झगड़ा हुआ और उस झगड़े में राजा बनकर चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य मैं कह सकता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, उन दो बच्चों के मध्य झगड़े को बड़े न्यायपूर्वक निपटा रहे थे। इस सारी घटना को देख रहे थे कौन? चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है, उन्होंने जब इस पूरे खेल को देखा और निश्चित रूप से उसको लगा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े न्यायपूर्वक इन दोनों बच्चों के मध्य हुए झगड़े को निपटाया है, ठीक है, न्यायपूर्वक फैसला किया है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये बच्चा मेरा जो उद्देश्य जो मैंने प्रण ले रखा है उस प्रण को पूरा कर दे। ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, चूंकि इसके माता पिता बड़े गरीब थे, 1000 कारसापण, कारसापण उस समय की मुद्रा का नाम था, 1000 कारसापण इसके माता पिताओं को देकर किसे खरीद लिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने दोनों ने अपने प्रयासों से पहले सिकंदर की सेना को पराजित करके किस पर? पंजाब वाले भूभाग को अपने अधिकार में ले लिया। तो ये क्षेत्र पहले, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किस पर? पंजाब वाले भूभाग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उनका टारगेट क्या था? नंद वंश के शासक धनानंद। और आगे चलकर 322 ईसा पूर्व, आगे चलकर कब? 322 ईसा पूर्व, देखो सिकंदर की बात करता हूं तो सिकंदर वापस लौटे और 323 ईसा पूर्व, मतलब इससे एक वर्ष पहले 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, बेबीलोन। ठीक है, ये तो सिकंदर की बात हुई, मैं बात कर रहा हूं 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त के सहयोग से नंदवंश के अंतिम शासक कौन? धनानंद की क्या कर दी? हत्या करके मगध में मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की क्या कर डाली? स्थापना कर डाली। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मगध के नंदवंश के शासक धनानंद की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की क्या की? स्थापना की। और मगध जो है, आगे चलकर मगध का साम्राज्य इतना विस्तृत हुआ कि इसने संपूर्ण महाजनपदों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, आगे चलकर देखो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने वापस भारत की ओर रुख किया 304 ईसा पूर्व में। ठीक है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर दिए गए। सेल्यूकस निकेटर जो है, इनकी पुत्री का नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और दहेज में दिए गए क्या? 4 प्रांत, काबुल, कंधार, कामरान और हेरात, ये 4 प्रदेश जो है। तो सेल्यूकस निकेटर जो है, चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो है,
इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और दहेज में काबुल, कंधार, कामरान और हेरात नामक प्रांतों को दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। मगध साम्राज्य का इतिहास ही आगे चलकर भारत का इतिहास बना, और भारत के इतिहास के तौर पर मगध साम्राज्य के इतिहास को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है, ये सारी बातें तो नेशनल हिस्ट्री से संबंधित थी। अब हमें बातें करनी है कि राजस्थान से मौर्य वंश के कौन से शासकों का संबंध राजस्थान से रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। तो देखिए, मौर्य वंश के किन शासकों का संबंध राजस्थान से रहा है, उनकी बात मैं आपसे करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य शासक सम्राट अशोक। देखो, मौर्य शासक सम्राट अशोक की मैं आपसे बात करता हूं। मौर्य शासक सम्राट अशोक, सम्राट अशोक की मैं आपसे बात करता हूं। देखो, सम्राट अशोक जो है, इनके समय में विराटनगर, इनके समय में क्या? विराटनगर। इनके समय में विराटनगर जो है वो बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता था। देखो, सम्राट अशोक जो है, इनका एक शिलालेख है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, सम्राट अशोक के इस भाब्रू शिलालेख की खोज, ये जो शिलालेख है इसकी खोज जो है कहां से मिला? ये बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी, विराटनगर जयपुर से ये प्राप्त हुआ, विराटनगर जयपुर। और इसकी खोज जो की गई, भाब्रू शिलालेख की जो खोज की गई वो 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा की गई। कहां की गई? बीजक की डूंगरी या बीजक की पहाड़ी पर की गई, इसलिए इसको बीजक के नाम से भी इस शिलालेख को जाना जाता है। देखो, खोज की गई, बीजक की पहाड़ी पर खोज की गई। इसे पाषाण फलक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण फलक शिलालेख के नाम से भी भाब्रू शिलालेख को जाना जाता है। वर्तमान में यह शिलालेख जो है कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कलकत्ता संग्रहालय में वर्तमान में शिलालेख रखा हुआ है। देखो, ये जो शिलालेख है, इस भाब्रू शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको? बौद्ध धर्म को मानते थे। हम कह सकते हैं मौर्य शासक सम्राट अशोक जो है, इनके समय में विराटनगर बौद्ध नगरी के नाम से जानी जाती थी। बेसिकली विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा की गई। इस शिलालेख को पाषाण फलक शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इसके सम्राट अशोक के बारे में जानकारियां हमें, या हम ये कहें कि सम्राट अशोक के समय विराटनगर बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आगे चलकर देखो, हमने कहा कि भाई 186 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद इनकी एक शाखा लंबे समय तक शासन करती रही। हालांकि मौर्य वंश समाप्त हो गया। ठीक है, मौर्य वंश की समाप्ति, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे भद्रथ। कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? भद्रथ थे। और भद्रथ की जो हत्या की गई वो की गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या की गई? हत्या की गई। तो मौर्य वंश के बाद मगध पर अगला जो वंश हुआ वो कौन सा हुआ? शुंग वंश हुआ, फिर कर्ण वंश हुआ। ठीक है, वो हम नेशनल हिस्ट्री में देखते हैं। भद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ की हत्या 186 ईसा पूर्व के आसपास हुई, और वहां मगध पर किसका? शुंग वंश के शासकों का क्या हो गया? शासन हो गया। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई मौर्य वंश बिल्कुल ही समाप्त हो गया। उनकी एक शाखा जो है वो शासन करती रही। उस शाखा ने कहां शासन किया उसके बारे में मैं और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, राजस्थान में फिर मैं बात करता हूं एक मौर्य शाखा के बारे में।
हम देखते हैं 7वीं सदी में, 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य, चित्रांग या चित्रांगद, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा क्या किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखियो, हालांकि हम बात कर रहे हैं कहां, ईसा पूर्व लगभग 800 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व 185 और यहां 7वीं सदी। ठीक है, तो 7वीं सदी में चित्रांग या चित्रांगद मौर्य जो है उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद देखो चित्रांगद मौर्य के वंशज हुए मान मौर्य। कौन हुए? मान मौर्य। मान मौर्य जो हैं इनका एक शिलालेख भी पढ़ते हैं, मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख, मान मौर्य का जो शिलालेख है इसकी तिथि कितनी है? 734 ईस्वी, सॉरी 713 ईस्वी। मान मौर्य के शिलालेख की तिथि क्या है? 713 ईस्वी है। इस शिलालेख की खोज किसने की? देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मान मौर्य के शिलालेख की खोज 1821 ईस्वी में पुठोली गांव, कौन सा गांव? पुठोली गांव। पुठोली गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। पुठोली गांव चित्तौड़गढ़ में इस शिलालेख की खोज किसने की? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को तो साक्ष्य चाहिए थे राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए, तो कर्नल जेम्स टॉड ने शिलालेख की क्या की? खोज की। आगे चलकर 1822 ईस्वी में लंदन जाते समय कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को कहां? समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। कहते हैं कि जब लंदन जा रहे थे 1822 ईस्वी में, इस चट्टान को उठाकर ही लंदन ले जा रहे थे, लेकिन उस चट्टान की वजह से जिस जहाज में ये सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस जहाज का बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने उस चट्टान को उठाकर ही समुद्र में फेंक दिया। तो ये तो हुई मान मौर्य की शिलालेख की खोज। देखो इसी दौरान हम गुहिल वंश का शासक बप्पा रावल की मैं बात करता हूं। बप्पा रावल जो हैं इनके गुरु थे हारित ऋषि। कौन थे? हारित ऋषि। बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके इसकी हत्या की और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो 734 ईस्वी में हम कह सकते हैं बप्पा रावल ने किसको? मान मौर्य को पराजित कर उसकी हत्या की और साथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये तो देखो चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड मौर्य शासकों की बात हुई। मैंने बात की चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया और उसके बाद उनके वंशज मान मौर्य के शिलालेख की बात हुई और मान मौर्य की हत्या किसने की? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में की और 734 ईस्वी में हत्या करने के बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद देखो एक लाइन और हम देखते हैं, एक अभिलेख पढ़ते हैं, कोटा का कणशव अभिलेख कोटा। इसकी तिथि है 738 ईस्वी। इस अभिलेख में एक शासक है, नाम था धवल मौर्य नामक शासक का जिक्र किसमें? कोटा के कणशव अभिलेख में मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया गया, ये माना गया कि हो सकता है 7वीं सदी के आसपास कोटा और उसके आसपास के भूभाग पर मौर्य शासक धवल मौर्य का शासन रहा है। तो देखो मैंने कहा कि मौर्यों का बहुत ही बड़ा और विस्तृत इतिहास नेशनल हिस्ट्री में हम देखते हैं, लेकिन यहां हमें केवल वो बातें करनी है जिनका संबंध राजस्थान से रहा है। कुछ देखो, सम्राट अशोक का इतिहास बहुत ही ब्रॉड इतिहास है, बहुत ही बड़ा और विस्तृत इतिहास है। कलिंग का युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध इन्होंने लड़ा है, लेकिन हमने केवल वो बातें की हैं जिनका संबंध राजस्थान से रहा है। ऐसे ही यहां मैंने चित्रांगद मौर्य, साथ में मान मौर्य और धवल मौर्य के बारे में बात की है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही बात करने जा रहा हूं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें यहां से आगे, क्योंकि अब प्रथम सदी के आसपास कुछ विदेशियों के आक्रमण पुनः होंगे, जिससे शक कुषाण की बात मैं आपसे करूंगा। उसके बाद फिर हम गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बाद बाकी जो इतिहास है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।